हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं इतिहास। इतिहास में पढ़ते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में की थी। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम राजा गणानंद को हरा करके नंद वंश के अंतिम राजा गणानंद को हरा करके 322 ईस्वी में मौर्य वंश की स्थापना की। नंद वंश का अंतिम राजा था गणानंद को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य को ने चाणक्य की सहायता से गणानंद को हराया था। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से गणानंद को क्या किया था? पराजित किया था। चाणक्य के दूसरे नाम कौटिल्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। ये चाणक्य के उपनाम है। चाणक्य की या कौटिल्य की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में 25 वर्ष की आयु में मगध का राजा बना था। 25 वर्ष की आयु में। अब जब चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की पूरी सहायता की थी, इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना गुरु चाणक्य को बनाया था। अपना गुरु किसको बनाया था? चाणक्य को। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का या राज्य में प्रधानमंत्री भी किसको बनाया था? चाणक्य को बनाया था। इसके बाद में यानी मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने पहला युद्ध तो यही करते हैं गणानंद जी के साथ, और गणानंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना कर देता है। अब इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस से युद्ध करता है। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस से युद्ध करता है और सेल्यूकस को पराजित कर देता है। सेल्यूकस को हराने के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में संधि होती है। उस संधि की शर्तें, पहली शर्त है सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था। यानी सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। पहली शर्त सेल्यूकस ने यानी युद्ध में हारने के बाद संधि करनी पड़ी थी। संधि करके ने वह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। और दूसरी संधि देश के रूप में बड़े बड़े प्रांत थे, एराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिपेनिसडाई, ये चारों बड़े बड़े प्रांत के हो या क्षेत्र सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को देश के रूप में दे दिए गए थे। इनके बाद तीसरी संधि की शर्तें थी। सेल्यूकस के दरबार में एक मेगास्थनीज नाम का राजदूत या कवि रहता था। सेल्यूकस के दरबार में कौन रहता था? मेगास्थनीज रहता था, राजकवि मेगास्थनीज। सेल्यूकस के दरबार में मेगास्थनीज रहता था, दरबारी कवि। इस मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया गया था। यानी
ये तीनों तो होते हैं प्राप्त पहले सेल्यूकस के थे और अब प्राप्त हो जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। यानी सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देते हैं और तेज के रूप में या हारने के कारण एरिया, एराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिपेनिस्डाई प्रांत या क्षेत्र थे, ये सभी चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए गए थे। सेल्यूकस का दरबारी कविता मेगास्थनीज, इस मेगास्थनीज को भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया गया था। इतना देने के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य खुशी हो गया और खुशी होकर के चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार के रूप में दिए, उपहार के रूप में दिए। देखो, यानी मौर्य वंश का राजा था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले युद्ध लड़ते हैं नंद वंश के अंतिम राजा गणानंद से। नंद वंश के अंतिम राजा गणानंद थे, उसको हरा करके 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना कर देता है और 25 वर्ष की आयु में मगध का राजा बन जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। इसको हराने के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने इस गणानंद को हराने में सहायता की थी चाणक्य ने। यानी चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी या नंद वंश के अंतिम राजा गणानंद को पराजित किया था। चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। चाणक्य उस उपनाम है कौटिल्य विष्णुगुप्त। इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस से युद्ध करता है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में युद्ध होता है 305 ईसा पूर्व में युद्ध होता है और उसमें सेल्यूकस पराजित हो जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य विजय हो जाता है। विजय होने के बाद दोनों के बीच में संधि होती है और संधि की शर्तें, पहली शर्त है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस की पुत्री से क्या किया था, विवाह किया था। यानी सेल्यूकस की पुत्री से विवाह किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। दूसरी शर्त है देश के रूप में, यानी सेल्यूकस के ये प्रांत है एरिया, एराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिपेनिस्डाई, यानी ये क्षेत्र, यानी काबुल, कंधार वाला क्षेत्र, बलूचिस्तान वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र मिला था देश के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को मिल गया था। तीसरी, सेल्यूकस के राज दरबार में मेगास्थनीज नाम का कवि रहता था। उस मेगास्थनीज के नामक कवि को भेज दिया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया गया। सवाल आते हैं मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस का राज कवि था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया गया था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया गया था। मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है इंडिका। मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका। और कौटिल्य की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम राजा गणानंद को पराजित किया था। इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने किया था। सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर था, सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने। यानी सवाल आएगा सुदर्शन झील का निर्माण किसके समय हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। जैन मुनि भद्रबहु के संपर्क में आने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था।
चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपना लिया था? जैन धर्म। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में जैन धर्म अपना लिया था और कर्नाटक में जगह श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला ये जगह कर्नाटक में, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में जगह है। चंद्रगिरी पहाड़ी पर उपवास के समय चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चला था 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनता है और 298 ईसा पूर्व में इस चंद्रगुप्त मौर्य की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था। सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। जैन मुनि भद्रभाव के संपर्क में आने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया गया था। अंतिम समय चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में बिताया था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला कर्नाटक में इसकी मृत्यु हुई थी। उपवास रहते हुए 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में राजा बनता है बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त का पुत्र था। पहला राजा आया था मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा राजा है बिंदुसार। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का क्या है? पुत्र है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र या उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में उत्तराधिकारी बनता है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व में, तब ये क्या बनता है? राजा बनता है। कौन बनता है? बिंदुसार। बिंदुसार के अलग अलग नाम मिलते हैं। वायु पुराण में बिंदुसार का नाम मिलता है। वायु पुराण में बिंदुसार का नाम है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में अगला राजा बनता है बिंदुसार, और बिंदुसार राजा बनता है। बिंदुसार का उपनाम आता है, फलीट ने बिंदुसार का उपनाम बताया था एमित्रगात। एमित्रगात का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। एमित्र का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला। वायु फलीट ने बिंदुसार का उपनाम बताया था एमित्रगात या शत्रुओं का नाश करने वाला। इनके बाद में यूनानी लेखकों ने बिंदुसार का उपनाम बताया था एमित्रोचेड्स। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार का नाम बताया था एमित्रोचेड्स। यानी सवाल आएगा यूनानी लेखकों के अनुसार बिंदुसार का उपनाम क्या है? एमित्रोचेड्स। अगला नाम आता है, जैन ग्रंथों में बिंदुसार का नाम है, जैन ग्रंथों में बिंदुसार का नाम है सिंहसेन। जैन ग्रंथों में बिंदुसार का नाम सिंहसेन था। और यह मिलता है बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था। बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था। बिंदुसार के समय कहां हुआ था? तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था। उसमें उस विद्रोह को दबाने के लिए एक बार अशोक को भेजा था और दूसरी बार सुसीम को भेजा था। बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था, उसको दबाने के लिए एक बार तो अशोक को भेजा था और दूसरी बार सुसीम को भेजा था। बिंदुसार के समय यूनानी राजदूत जो भारत यात्रा पर आते हैं, यूनानी राजदूत आया था डाइमेक्स। बिंदुसार के समय यूनानी राजा जो भारत यात्रा पर आया था डाइमेक्स, यानी यूनान का राजा था एंटियोकस। यूनान का राजा एंटियोकस ने इस डाइमेक्स को भारत यात्रा पर भेजा था।
और बिंदुसार के समय एक मिस्र का यात्री जो भारत यात्रा पर आया था, उसका नाम है डायनोसिस। बिंदुसार के समय मिस्र का राजदूत जो भारत यात्रा पर आया था, उसका नाम है डायनोसिस। बिंदुसार के समय मिस्र का यात्री जो भारत यात्रा पर आया था, उसका नाम है डायनोसिस, जो टोलमी द्वितीय, यानी उस समय मिस्र का राजा टोलमी द्वितीय था। उस टोलमी द्वितीय ने डायनोसिस को भारत यात्रा पर भेजा गया था। ये था बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है बिंदुसार। बिंदुसार के उपनाम मिलते हैं। फलीट ने बिंदुसार के उपनाम बताए थे एमित्रघात। एमित्रघात का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। इनके बाद यूनानी लेखकों ने बिंदुसार का उपनाम बताया था यूनानी लेखकों ने एमित्रोचेट्स। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार का नाम बताया था सिंहसेन। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार का उपनाम बताया था एमित्रोचेट्स। और जैन ग्रंथों में बिंदुसार का उपनाम मिलता है सिंहसेन। बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुए थे। पहली बार विद्रोह हुए थे, उसमें भेजा था विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा था, और दूसरी बार सुसीम को भेजा था। बिंदुसार के समय 2 विदेशी यात्री जो भारत यात्रा पर आए थे, एक तो यूनान से आया था डायमेक्स, यूनान से आया था डायमेक्स। उस समय यूनानी राजा था एंटियोकस, उसने डायमेक्स को यहाँ भारत यात्रा पर भेजा गया था। बिंदुसार के समय एक मिस्र का यात्री आया था डायोनिसस। यानी उस समय मिस्र का राजा टोलमी द्वितीय था, उसने डायोनिसस को भारत यात्रा पर भेजा गया था। और वायु पुराण में बिंदुसार का उपनाम है भद्रसार। बिंदुसार के उपनाम में थोड़े से अटपटे नाम है। अब अगला राजा आता है अशोक, जो मौर्य वंश में सबसे मोस्ट राजा है अशोक। बिंदुसार का पुत्र है अशोक, और बिंदुसार के बाद में उत्तराधिकारी बनता है अशोक। बिंदुसार का पुत्र अशोक। जैसे 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद में अशोक राजा बन जाता है, लेकिन 4 वर्ष तक सत्ता संघर्ष करना पड़ा था। 4 वर्ष तक सत्ता के लिए संघर्ष करना पड़ा था। यानी बिंदुसार का दूसरा बेटा था एक अशोक और एक सुसीम था, तो सुसीम भी राजा बनना चाहता था, तो उत्तराधिकारी युद्ध होते रहते। 4 वर्ष तक सत्ता संघर्ष हुआ था। तो अशोक का विधिवत राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में। यानी 4 वर्ष तक क्या करना पड़ा था, सत्ता संघर्ष करना पड़ा था। वास्तविक राज्याभिषेक कब हुआ था, वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक का नाम अशोका मिलता है गुजरा व मांस के अभिलेख में। गुजरा और मांस के अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। 2 अभिलेख है, गुजरा अभिलेख और मांस के अभिलेख। इन दोनों अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का उपनाम है या अशोक के दूसरे नाम है देवनाप्रिय और देवनाप्रियदर्शी। देवनाप्रिय और देवनाप्रियदर्शी, ये 2 अशोक के उपनाम है। अशोक ने 2 नगरों की स्थापना की। अशोक के द्वारा बसाए गए नगर या 2 नगरों की स्थापना की। एक तो है श्रीनगर है जो जम्मू कश्मीर में है, और दूसरा है ललितपट्टनम है नेपाल में।
अशोक ने 2 नगरों की स्थापना की, श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर में है और दूसरा ललितपट्टनम में जो नेपाल में, दोनों नगरों की स्थापना की थी अशोक ने। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। सांची का स्तूप, सारनाथ का स्तूप, इस तरह अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। एकमात्र ऐसा राजा अशोक जो प्रत्येक रूप से जनता से संपर्क रखता था। एकमात्र राजा है, एकमात्र शासक, एकमात्र शासक है जो जनता से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क रखता था, प्रत्यक्ष रूप से संपर्क रखता था। यानी अशोक एकमात्र ऐसा था जो प्रत्येक रूप से जनता से संपर्क रखता था। अशोक के 14 शिलालेख हैं। अशोक के शिलालेख कितने हैं? 14 शिलालेख है। अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है। अशोक के 7 स्तंभलेख थे। स्तंभलेख की संख्या है 7। अशोक के 7 स्तंभलेख थे और 14 शिलालेख थे। स्तंभलेखों की संख्या 7 है और शिलालेखों की संख्या 14 है। अशोक बौद्ध धर्म को मानता था। अशोक उपगुप्त नाम का एक बौद्ध भिक्षु आया था और एक श्रवण निग्रोध और उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने मिलाकर के अशोक को बौद्ध धर्म अपना दिया था। यानी श्रवण निग्रोध और उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म अपना लिया था। इससे पहले अशोक शिव को मानता था। अशोक अब बौद्ध धर्म को मान लेता है तो अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगति होती है। अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगति होती है? तृतीय बौद्ध संगति। अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगति होती है पाटलिपुत्र में। अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगति होती है पाटलिपुत्र में, जिसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तीस्त ने। अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस्त ने की थे। अशोक बौद्ध धर्म को मानता था और अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इनके बाद में बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार करना शुरुआत कर दिया था। अशोक का पुत्र का नाम है महेंद्र है। अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र है और पुत्री का नाम था संघमित्रा। अशोक ने अपने पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। यानी अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपनी पुत्री संघमित्रा और अपने पुत्र महेंद्र को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेजा गया था। अशोक का महत्वपूर्ण काम है। अशोक जब राजा बना था तो 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा था। और उस समय कलिंग का राजा था नंदराज। अशोक ने जब कलिंग पर आक्रमण किया था तो उस समय कलिंग का राजा था नंदराज। कलिंग के राजा का नाम है नंदराज। कलिंग की राजधानी थी तोसली का दूसरा नाम धौली भी मिलता है, धौली या तोसली। कलिंग शहर उड़ीसा में जो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। कलिंग शहर किनके लिए प्रसिद्ध है? हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। कलिंग युद्ध में कहा जाता है कि सबसे 1 लाख लोग तो मारे जाते हैं और 1.5 लाख लोग क्या हो जाते हैं? घायल हो जाते हैं। जब युद्ध भूमि में अशोक जनता से प्रत्येक संपर्क रखता था, युद्ध का निरीक्षण करने के लिए खुद गया था। वहां एक
कलिंग युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 लाख लोग गए। तो अशोक का मन द्रवित हो गया। अशोक ने कहा आज के बाद कभी भी युद्ध नहीं करूंगा, इन कलिंग युद्ध के बाद कभी युद्ध नहीं करूंगा। और बेरी घोष के स्थान पर अशोक ने दम घोष को अपना लिया था। किसको अपना लिया था? दम घोष को। एक बार अशोक, बिंदुसार का पुत्र का नाम है अशोक। बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या है? अशोक। अशोक वैसे राजा 273 ईसा पूर्व में बन जाता है, लेकिन 4 वर्ष तक सत्ता संघर्ष करता रहता है। 4 वर्ष तक क्या करता रहता है? सत्ता संघर्ष करने के बाद में अशोक 269 ईसा पूर्व में अशोक का विधिवत राज्याभिषेक होता है। अशोक का नाम अशोक मिला था। गुजरा हुए मास के विलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक के दूसरे नाम देवना प्रिय और देवना प्रियदर्शी, ये 2 नाम है अशोक के उपनाम है। अशोक ने 2 नगरों की स्थापना की। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है और जम्मू कश्मीर की राजधानी। अगला है अशोक ने 2 नगर बसाए थे, एक श्रीनगर है और एक ललितपट्टनम है। ललितपट्टनम जगह नेपाल है। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। सांची का स्तूप, सारनाथ का स्तूप, इस तरह 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया था। शरमण, निग्रोध और उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुओं के ने अशोक को बौद्ध धर्म में अपना दिया था। इन दोनों एक बौद्ध भिक्षुओं ने अशोक को बौद्ध धर्म ग्रहण करवा दिया था और अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। इससे पहले अशोक शिव के परम उपासक थे। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। अशोक के समय हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीसरे की थी। और अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेजा गया था। अशोक एकमात्र ऐसा राजा था जो प्रत्यक्ष रूप से जनता का संपर्क रखता था। अशोक ने 14 शिलालेखों का निर्माण करवाया था। अशोक ने 7 स्तंभ लेखों का निर्माण करवाया था। अशोक का साम्राज्य के 8वें वर्ष में अशोक ने कलिंग का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध लड़ा था? कलिंग युद्ध। मोस्ट युद्ध है। कलिंग का युद्ध कब होता है? 261 ईसा पूर्व में। कलिंग का युद्ध कब होता है? 261 ईसा पूर्व में। उस समय कलिंग का राजा कौन रहता है? नंदराज रहता है। और कलिंग की राजधानी तोसली या धोली। कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में। कलिंग किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथियों के लिए प्रसिद्ध शहर है कलिंग। और उस कलिंग युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे। 1.5 लाख लोग क्या हो गए थे? घायल हो गए थे। इनके बाद में कलिंग युद्ध के नरसार, भीषण नरसार को देखकर अशोक का मन द्रवित हो गया और अशोक ने कहा आज के बाद कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। इन बेरी घोष के स्थान पर दम घोष अपना लिया। सवाल आता है अशोक के दम को समझाइए। अशोक का दम, अशोक के दम में एक तो है सहिष्णुता, सहिष्णुता। दूसरा है अहिंसा, अहिंसा। तीसरा है आडंबरहीनता, आडंबरहीनता, आडंबरहीनता। लोक कल्याण, लोक कल्याण। और 5वां श्रेष्ठ पवित्र, श्रेष्ठ पवित्र नैतिक आचरण, श्रेष्ठ पवित्र नैतिक आचरण। अशोक के दम में 5 प्रमुख पॉइंट है। यानी पहला है सहिष्णुता, सभी धर्मों विचारों सबके प्रति सहिष्णुता की भावना रखना था। दूसरा था अहिंसा, किसी भी जीव जंतु या मानव की हिंसा नहीं करना। आडंबरहीनता यानी पशु बलि, इस तरह बलि पर प्रथा चढ़ाने को क्या माना था? हीनता माना था, या बलि चढ़ाने पर रोक के लिए कहा था। लोक कल्याण, अशोक ने
जनता की सेवा के लिए, समाज के लिए कुएं, नलकूप, सराय, नहरों आदि का निर्माण करवाया था। लोक कल्याण या जन कल्याण के लिए कार्य करवाए थे। कुएं, नलकूप, सराय आदि का निर्माण, कृषि, नहरें आदि का निर्माण करवाया था। श्रेष्ठ, पवित्र, नैतिक आचरण, हर तरीके से अच्छी प्रकार की नीति, सत्य बोलना, सही सोचना, इस तरह के आचरण व्यवहार होने के लिए काम के लिए अशोक ने दम को अपनाया था। धन्यवाद।